डियर स्टूडेंट्स, आज अपने क्रोन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका रेस्पिरेटरी या जो श्वसन तंत्र सिस्टम है उसकी अपने आउटलाइन की बातें करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपने देखेंगे। तो सबसे पहले इसके जो श्वसन के अंग हैं उसके अंदर मुख्य रूप से जैसे ब्रेंकियोस्टेजाइट या जिसको अपने गिल कवर कहते हैं वो, एपिपोडाइट और गिल, ये इसके मुख्य श्वसन के अंग है। इसके अलावा जो गिल है तो गिल के प्रकार किस किस टाइप के गिल होते हैं इसके अंदर। तो टाइप्स ऑफ गिल्स के अंदर पोडोब्रेंक, आर्थ्रोब्रेंक और प्लूरोब्रेंक, मुख्य रूप से 3 प्रकार के इसमें गिल होते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ गिल, वेस्कुलर सप्लाई ऑफ गिल, ब्लड सर्कुलेशन इन गिल और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इन बिंदुओं के बारे में अपना चर्चा करेंगे। तो ये कुछ डायग्राम लिए गए हैं अपने इसके अंदर। जैसे पहला तो इसका जनरल चर्चा कर लेते हैं अपने। पहला जो इसका है ये इसका जो श्वसन के जो अंग हैं, जैसे गिल है या इसके एपिपोडाइट है या इसका जो ब्रेंकियोस्टेजाइट या जो गिल कवर जिसको अपने बोलते हैं वो वाला भाग है। फिर गिल की स्ट्रक्चर दे रखी है इसमें, है ना। अच्छा, फिर जो ये ब्लड सप्लाई का डायग्राम है और लास्ट के अंदर ये इसका ब्रेंकियल फार्मूला भी, इसमें किस किस टाइप के ऑर्गन जो है और कहाँ पर स्थित है। तो अपने बिंदुवार चर्चा करें इसमें। तो सबसे पहले अपने को पता है कि प्रोन है, प्रोन के अंदर जो श्वसनांग है या जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सुविकसित होता है, पूरी तरह से डेवलप होता है इसके अंदर। और श्वसन के जो मुख्य अंग हैं, मुख्य अंग के अंदर गिल है, परंतु गिल के अलावा इसके अंदर ब्रेंकियोस्टेजाइट और दूसरा इसके जो मैक्सिलिपीड के ऊपर जो एपिपोडाइट्स पाए जाते हैं वो भी श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रोन के जो गिल या जो श्वसनांग हैं वो मुख्य रूप से ब्रेंकियोस्टेजाइट या जिसको गिल कवर कहते हैं अपने वो, दूसरा एपिपोडाइट और तीसरा गिल, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो बिंदुवार चर्चा करें तो सबसे पहले अपने जो ब्रेंकियोस्टेजाइट है, ब्रेंकियोस्टेजाइट की स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्रेंकियोस्टेजाइट अपने को पता है कि जो ब्रेंकियोस्टेजाइट है वो जो इसका केरापेस है, केरापेस के नीचे के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम स्थित होता है वही क्या ब्रेंकियोस्टेजाइट या गिल कवर कहलाता है। तो जो गिल कवर के अंदर का जो लेयर है या स्तर है वो क्या पतला होता है, झिल्लीवत होता है और अत्यंत वेस्कुलर होता है, वो परिसंचारी होता है, जिसके अंदर ब्लड की सप्लाई बहुत अधिक होती है। और इसके अंदर छोटे छोटे जो रुधिर के अवकाश या जो ब्लड के जो लेक्यूना है वो पाए जाते हैं। अच्छा, दोनों लेयर श्वसन सतहों का निर्माण करते हैं और ये जो स्तर है इनके द्वारा जल में घुली हुई ऑक्सीजन का अवशोषण कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर त्याग दी जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर ब्रेंकियोस्टेजाइट का जो फंक्शन होता है और उसकी स्ट्रक्चर है। फिर एपिपोडाइट, तो एपिपोडाइट जैसे अपने पहले जो इसकी अपेंडेजेस पढ़े हैं अपने, तो अपेंडेजेस में अपने को पता है कि जो मैक्सिलिपीड होती है, मैक्सिलिपीड के जो कोक्सा वाला पार्ट होता है, कोक्सा के ऊपर इसकी एपिपोडाइट्स पाए जाते हैं। तो तीनों जोड़ी जो मैक्सिलिपीड की जो 3 जोड़ी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीनों के ऊपर ही इसके अंदर एपिपोडाइट पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें अपने तो ये जो एपिपोडाइट है वो 3 जोड़ी होती है जो कि सरल पत्ती के समान, और इनके अंदर जो ब्लड कैपिलरी सिस्टम है वो उनका विस्तृत जाल पाए। ये जो अग्रभाग है या गिल जो आगे का पार्ट है स्थित होते हैं, अच्छा है, इसके रूप में कार्य करते हैं। तो ये इसके प्रिमिटिव गिल श्वसनांगों की तरह, गिल्स को क्या ब्रेंकियाई भी कहते हैं। तो इसकी चर्चा करें अपने तो गिल है, गिल संख्या में 8, जैसे इस डायग्राम के अंदर देखो आप अपने को बाहर की तरफ से देखें तो ये कितने 7 दिखाई दे रही। अगर इसके गिल कवर को हटाया जाए तो अपने को देखने में कितने 7 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका जो 8वां गिल होता है वो दूसरा जो गिल है उसके ठीक नीचे डोर्सल में स्थित रहता है, अतः इसलिए वो अपने को दिखाई नहीं देता है। तो टोटल कितने हैं, जबकि बाहर से अपने को देखेंगे तो ये अपने को 7 संख्या में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ गिल की बात, जो गिल्स के प्रकार है, तो गिल की जो उत्पत्ति या जो ओरिजिन है और उसकी जो लोकेशन है, स्थिति है,
उसके अनुसार इनका वर्गीकरण और नामकरण किया गया है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं इसके अंदर। जैसे अपने पहले इसमें देखा है आउटलाइन के अंदर, तो इसके अंदर गिल 3 प्रकार के हैं, पोडोब्रैंक, आर्थ्रोब्रैंक और प्लूरोब्रैंक। तो अपने सबसे पहले पोडोब्रैंक या जो फुट गिल है उसके बारे में देखें तो जब कोई गिल किसी उपांग के कोक्सा से जुड़ा रहता है, कोई भी जो अपेंडेजेस है उसके पार्ट से जुड़ा रहता है, तो वो क्या पोडोब्रैंक कहलाता है। तो प्रोन के जो दूसरी जोड़ी मैक्सिलिपीड है उसकी कोक्सा से जुड़ा हुआ एक पोडोब्रैंक पाया जाता है, जो कि इसके अंदर आगे की तरफ दिखा रखा है। पहला ये है स्टार्टिंग वाला, ये क्या है, इसका पोडोब्रैंक है, जो कि दूसरी जोड़ी मैक्सिलिपीड के कोक्सा से जुड़ा रहता है। तो ये इसका पोडोब्रैंक या फुट गिल है। फिर सेकंड नंबर की बात करें आर्थ्रोब्रैंक या जॉइंट गिल। तो जब कोई गिल किसी उपांग को वक्ष से जोड़ने वाली जो उसकी आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या जिसको जॉइंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अगर उससे जुड़ा हुआ रहता है तो वो क्या आर्थ्रोब्रैंक या जॉइंट गिल कहलाता है। तो जो तीसरी जोड़ी मैक्सिलिपीड है, तीसरी जोड़ी मैक्सिलिपीड की आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए 2 जोड़ी आर्थ्रोब्रैंक पाए जाते हैं। जैसे अपने को डायग्राम में इसमें आर्थ्रोब्रैंक दिखा रखा है, तो ये ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट और सेकंड। तो एक तो ये अपने को दिखाई दे रहा है, दूसरा इसके नीचे की तरफ स्थित है। तो दोनों आर्थ्रोब्रैंक या इसके जो जॉइंट गिल है वो यहीं पाए जाते हैं। तो जो तीसरी जोड़ी मैक्सिलिपीड है, तीसरी जोड़ी मैक्सिलिपीड की आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए इसमें 2 आर्थ्रोब्रैंक पाए जाते हैं। अच्छा, फिर तीसरा इसका होता है प्लूरोब्रैंक। तो प्लूरोब्रैंक प्लूरो या जिसको साइड गिल कहते हैं, है ना। तो जब कोई गिल किसी उपांग की पार्श्वभित्ति जो लेटरल साइड है, जो लेटरल भित्ति है, उससे अगर जुड़ा हुआ रहता है तो वो क्या कहलाता है, प्लूरोब्रैंक कहलाता है। तो प्रोन की जो 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स है, तो 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स से इसके थोरेसिक खंडों की जो पार्श्व भित्ति है या पार्श्व दीवारें हैं उनसे जुड़े हुए 5 जोड़ी प्लूरोब्रैंक पाए जाते हैं। तो ये जो बाद के 5 जो बड़े आकार में एक से एक बढ़ते हुए आगे चल रहे हैं, ये एक वो कौन से हैं, इसके प्लूरोब्रैंक है। तो इस तरह से इसके अंदर पाए जाते हैं पोडोब्रैंक, आर्थ्रोब्रैंक और प्लूरोब्रैंक। अच्छा, फिर अपने ब्रैंकियल फार्मूला होता है इसका एक, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कई बार ब्रैंकुला। तो ये जो नीचे की तरफ इसका ब्रैंकियल फार्मूला दिखा रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके कौन कौन से अपेंडेजेस है और अपेंडेजेस के ऊपर इसके एपिपोडाइट है या फिर जो गिल के प्रकार है पोडोब्रैंक, आर्थ्रोब्रैंक और प्लूरोब्रैंक, तो वो कहाँ कहाँ स्थित है। तो जो सबसे पहले इसकी जो वर्टिकली जो लाइन दिखा रखी है वो अपेंडेजेस हैं, उपांग है, फिर उसके बाद में एपिपोडाइट है, फिर पोडोब्रैंक, फिर आर्थ्रोब्रैंक और फिर प्लूरोब्रैंक, और लास्ट में इसके टोटल का दिया हुआ है। तो अपने को पता है कि अपेंडेजेस के अंदर जो 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड है, यानी थोरेसिक वाला पार्ट है, ये थोरेसिक खंड है। तो थोरेसिक खंड में क्या होते हैं, 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड और 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाई जाती है। टोटल कितने, 8 खंड है। तो जो 3 जोड़ी मैक्सिलिपीड है, तो उसके अंदर एपिपोडाइट की बात करें तो अपने को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मैक्सिलिपीड के ऊपर एक एक इसके अंदर एपिपोडाइट पाया जाता है। अच्छा, फिर अगर अपने पोडोब्रैंक की बात करें तो सेकंड मैक्सिलिपीड के ऊपर जो कौन सा है, इसका कोक्सा होता है, कोक्सा के ऊपर इसका एक पोडोब्रैंक पाया जाता है। तो सेकंड मैक्सिलिपीड के ऊपर एक पोडोब्रैंक है। और आर्थ्रोब्रैंक तो वो जो मेम्ब्रेन है, तो थर्ड जोड़ी मैक्सिलिपीड की आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के ऊपर इसमें 2 आर्थ्रोब्रैंक पाए जाते हैं। वॉकिंग लेग्स की बात करें तो वॉकिंग लेग्स के ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो 5 वॉकिंग लेग्स हैं उनके ऊपर एक एक प्लूरोब्रैंक पाया जाता है। तो इस तरह से इसका ये जो फार्मूला है, तो इसके अंदर जैसे एपिपोडाइट की बात करें तो एपिपोडाइट कितने हैं, 3 जोड़ी है, जैसे नीचे टोटल दिखा रखा है। पोडोब्रैंक कितना है, 1 है। आर्थ्रोब्रैंक कितना है, 2 है। फिर प्लूरोब्रैंक कितने हैं, 5 है। तो टोटल कितने हैं, 11 इसके अंदर अपने जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जो गिल्स या जो प्रिमिटिव गिल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति है इसके अंदर। फिर अपने स्ट्रक्चर ऑफ गिल की अगर संरचना की बात करें तो गिलों की आकृति होती है लगभग ये हंसियाकार या अर्धचंद्राकार। जैसे ये बी का डायग्राम जो लास्ट दे रखा है, इस डायग्राम को देखें अपने, तो ये स्ट्रक्चर में अपने को हंसियाकार या अर्धचंद्राकार आकृति का गिल दिखाई दे रहा है। तो पीछे की ओर के गिल अगर अपन देखें तो पीछे की ओर के गिल हैं वो धीरे धीरे आकार में बड़े होते जाते हैं, और जो कि अपने से पहले वाले गिल से बड़े हैं।
तो प्रत्येक गिल में एक छोटा गिल रूट या जो गिल की बात करें तो ये एक गिल रूट के द्वारा वक्षीय भाग है इसका, या थोरेसिक, या फिर इसकी जो ब्लड सप्लाई की जो जुड़ी हुई रहती है, तो तंत्रिकाएं और जो ब्लड सप्लाई की जो सिस्टम है वो इसके गिल रूट के द्वारा जुड़ा रहता है, और ये इसका जो गिल चैम्बर है उसमें स्थित रहते हैं। प्रोन के अगर गिल की बात करें तो इसका प्रोन का जो गिल, जिसको अपने पर्णक्लोम भी कहते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो गिल है वो स्ट्रक्चर में होता है, जो कि पत्ती के समान समचतुर्भुजीय गिल प्लेट की दो पंक्तियों का बना हुआ होता है। जैसे अपने को डायग्राम में दिखा रखा है कि गिल रूट से जुड़े हुए हैं और ये इसके अंदर दो पंक्तियों के रूप में स्थित है। जैसे ये इसका पहला डायग्राम देखें अपने ए वाला, तो ये क्या है, इसकी जो पत्ती की जो समचतुर्भुजीय स्ट्रक्चर है उसके समान दो पंक्तियों में दो पंक्तियों का बना होता है, जो एक अगर तुलना करें अपने तो किसी भी किताब के पन्नों की जो उसके पेज होती हैं पन्नों की भांति गिल के लंबे और संकर अक्ष के साथ समकोण पर स्थित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। अच्छा, गिल प्लेटें मध्य में सबसे बड़ी और दोनों किनारों की ओर धीरे धीरे छोटी हो जाती है। प्रत्येक गिल की दोनों गिल प्लेटों के बीच में एक गहरी जो ये खांच नोच दिखाई दे रही है वो क्या कहलाती है, इसकी मीडियन लोंगिट्यूडिनल ग्रूव कहलाती है। जैसे दो पार्ट्स है, दो पार्ट्स के बीच में ये ग्रूव दिखाई दे रही है, तो ये मीडियन लोंगिट्यूडिनल चैनल है, इसकी ग्रूव है। अच्छा, वेस्कुलर सप्लाई की बात करें अपनी, तो प्रत्येक गिल में इसके तीन इसमें लंबवत रक्त नलियां होती है। जैसे स्ट्रक्चर में देखो अपने, है ना, तो तीन नलिकाएं दिखाई दे रही हैं। इनमें से दो तो क्या होती है, लेटरल, जो नीचे की तरफ जो दो बड़े अपने को रक्त वाहिनिकाएं दिखा रहे हैं तो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स होती है, और एक इसकी जो मीडियन ग्रूव होती है, मीडियन ग्रूव के अंदर की मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल होती है। अच्छा, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल है वो मीडियन ग्रूव के नीचे इसका जो गिल आधार है उसके शीर्ष भाग में उपस्थित होती है। तो इस तरह से इसके अंदर तीन वेस्कुलर सप्लाई की जो बड़ी नलिकाएं होती है वो होती है। अच्छा, दोनों जो लेटरल चैनल्स हैं वो आपस में एक ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा जुड़कर सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना रही है। जैसे इस डायग्राम में देखो, है ना, तो ये लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल है, और प्रत्येक जो इसका जो फाइलोब्रैंक गिल है वहाँ पर आपस में ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा जुड़ी रहती है। तो इस तरह से एक सीढ़ी की स्ट्रक्चर बन रही है। अच्छा, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल है ये फिर क्या होती हैं, जो इसकी गिल की जो मार्जिनल पार्ट होता है, किनारे होते हैं, किनारों से होकर मार्जिनल चैनल का निर्माण करती है, और मार्जिनल चैनल से ये फिर से आगे चल के इसकी जो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल है उसके अंदर खुलती है। तो ये इस तरह से पूरी जो एक पत्ती की स्ट्रक्चर है उसके अंदर पूरा लॉन्गिट्यूडिनल चैनल और जो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल है वो आपस में मार्जिनल चैनल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो अधिक होती है और पूरी तरह से वेस्कुलर होता है ये। अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन की बात करें कि ब्लड की सप्लाई जो सर्कुलेशन है वो किस तरह से होता है, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इसके अंदर जो इसका जो शरीर का अशुद्ध रुधिर है वो एक एफेरेंट ब्रेंकियल वाहिका के द्वारा गिल में प्रवेश करता है। अशुद्ध रक्त एफेरेंट ब्रेंकियल वाहिका के द्वारा प्रवेश करता है, और जो गिल रूट में प्रवेश करके अपने सामने स्थित ट्रांसवर्स कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा रहता है ना। तो सबसे पहले कहाँ पर ब्लड सप्लाई होती है, ट्रांसफर कनेक्टिव में खुल जाता है, और फिर वहाँ से रुधिर पहले दोनों लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में बहता है और फिर मार्जिनल चैनल से में बहता हुआ मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में पहुँचता है। तो इस तरह से इसकी ब्लड सप्लाई है। तो इस मार्ग से होकर बहते हुए जो ब्लड का जो ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। तो इस तरह से इसका जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर लॉन्गिट्यूडिनल चैनल से फिर ये जो शुद्ध रक्त है वो इफरेंट ब्रेंकियल वेसल से इसका जो पेरिकार्डियम साइनस या जो हार्ट है वहां तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से इसकी ब्लड सप्लाई है। इसका मतलब ब्लड सप्लाई में क्या है, इफरेंट ब्रेंकियल वेसल के द्वारा जो अशुद्ध रक्त है वो इनके जो गिल्स हैं इनके अंदर प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद में ये सबसे पहले तो इसकी जो जहाँ पर जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है ना, ये देखो इसकी कनेक्शन विद द एफरेंट ब्रेंकियल चैनल, तो ये इसकी जो ट्रांसवर्स कनेक्टिव है यहाँ पर आकर खुलता है।
फिर यहाँ से ये क्या, सबसे पहले तो इसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल जो लंबी जो नलिकाएं हैं दो, नीचे के जो आधारी भाग है वहाँ पर उसमें प्रवेश करता है। फिर उसके बाद में मार्जिनल चैनल से होकर मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल में चला जाता है। और फिर मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल यहाँ पर क्या होता है, इसका इस रास्ते के अंदर जिसमें ब्लड सप्लाई होती है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड त्याग दी जाएगी और ऑक्सीजन है वो लेकर रक्त है वो शुद्ध हो जाएगा। फिर ये मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल के द्वारा इसकी जो इफरेंट ब्रेंकियल चैनल जुड़ी रहती है, तो वहाँ से ये सारा का सारा शुद्ध रक्त है वो इसके हार्ट में पहुँच जाता है। तो इस तरह की इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की जो घटना है वो होती है। अच्छा, इसके बाद में अपने बात करें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो श्वास लेने की क्रिया या जो मैकेनिज्म है, मतलब किस तरह से होती है इसके अंदर। तो जो मैकेनिज्म की बात करें तो अपने को पता है कि जो इसका प्रत्येक मैक्सिला है, मैक्सिला के ऊपर अपने को पता है स्ट्रक्चर में अपने पढ़ा है, उस पर क्या पाया जाता है, स्केफोगनेथाइट स्थित होता है। तो ये जो स्केफोगनेथाइट है वो गिल चेंबर के अंदर आगे की ओर स्थित रहता है। अच्छा, ये अपनी जो स्केफोगनेथाइट है ये अपनी निरंतर लहरदार गतियों के द्वारा चेंबर के अगले खुले हुए सिरे से जल को बाहर प्रवाहित करता है। तो आगे की तरफ से मतलब उसमें लगातार मूवमेंट होती रहती है, तो पानी है वो अगला जो इसका गिल कवर का जो पार्ट है वहाँ से बाहर प्रवाहित होता रहता है। अच्छा, इसके अंदर इसकी जो मैक्सिलिपीड की जो एक्सोपोडाइट होते हैं वो स्केफोगोनाथाइट के कार्य में सहायता करती है। तो लगातार इस तरह से क्या होता है, ब्लड पानी का प्रवाह हो जाता है। तो इस दौरान इसमें क्या होता है, गिल चैम्बर के जो पिछले पार्ट है, पिछला छोर है, पिछले छोर से स्वच्छ पानी होता है, वो स्वच्छ पानी की जो धारा है वो अंदर की तरफ प्रवेश करती है। और इस प्रकार गिल कवर के अंदर के जो लेयर है और गिल्स और एपिपोडाइट, इनके ऊपर से होकर जल निरंतर गुजरता रहता है। इन श्वसनांगों में रुधिर की सप्लाई अधिक होने के कारण गैसों का आदान प्रदान हो जाता है और विसरण द्वारा गैस इधर उधर आने जाने के लिए अत्यंत कोमल और पतली गिल प्लेटें पारगम्य झिल्ली की भांति कार्य करती है इसमें। और इस दौरान जल में घुली हुई ऑक्सीजन रुधिर में ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निष्कासित कर दी जाती है। तो इस तरह से इसके अंदर जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में इसका जो मैक्सिला का स्केफोगोनाथाइट है उसका सबसे बड़ा रोल होता है। तो उसमें लगातार मूवमेंट के द्वारा पानी की जो धारा है वो पीछे से आगे की तरफ लगातार बहती है और जो इसके जो गिल्स हैं या ब्रेंकियोस्टेजाइट है या फिर इसका एपिपोडाइट्स है उसके ऊपर से निरंतर जल की धारा बहती रहती है। और यही जो जल की धारा है उसमें घुली हुई ऑक्सीजन रक्त के अंदर प्रवेश करके रक्त को शुद्धिकरण करती है और ये प्रवाह इसके अंदर लगातार चलता रहता है। तो इस तरह से इसके अंदर जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन की जो क्रियाविधि है वो होती है। तो ये इसका जो प्रोन का अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। थैंक यू।